हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वास्थ्य मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर का एक सेशन अपन ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी भी चैप्टर की जब अपन बिगिनिंग करते हैं तो उसका जो भी फंडामेंटल होता है वो अपन पहले ही सेशन में, जो फर्स्ट सेशन आता है ना चैप्टर का, उसी में डिस्कस करा जाता है। नहीं, उस चैप्टर की थीम अगर आप समझना चाहते हो जेन्युइन में, तो आपको जो पहला और 2 से 3 सेशन जो होते हैं उनको आपको जरूर वॉच करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप उन सेशन को देखते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, पूरा चैप्टर, जो ओवरऑल चैप्टर का जो सार होता है, जो निचोड़ होता है ना, जो कंक्लूजन होता है, वो आपको कहीं ना कहीं उसमें आइडिया आपको लग जाता है कि इसका अंत कहाँ होने वाला है ना। इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट रहेगा, है ना, हर चीज उसी सेशन में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट सेशन जो चैप्टर फर्स्ट सेशन अपन का आया हुआ है चैप्टर नंबर 2 पे, उसमें कुछ बेसिक आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि ये जो टॉपिक आपके सामने, यानी मैं आपसे कहता हूं कि फंडामेंटल वहां पर क्लियर करा जाता है। अगर आप उस सेशन को देखते हो तो मैं इस बात को बिल्कुल श्योर इस बात पे, ठीक है ना, कि आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्या होगी, डेवलप होगी चैप्टर को लेकर के, कि हाँ एक्चुअल में आप फिर क्या पढ़ेंगे। नहीं तो फिर यही होता है कि अपन फला विद्युत विभव लेकर के, ऐसी ऊर्जा लेकर के, सब आप समझते हो कि सब ये अलग है, सब अलग अलग दुनिया की चीजें हैं, ठीक है, फिर आपको ऐसा फील होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को रिलेट करके, जोड़ करके, ये कंटेंट फिर नेक्स्ट, है ना, अगर आप इस सीरीज में अपन पढ़ते हो तो हर चीजें आपको कहीं ना कहीं जुड़ी हुई मिलती है ना। और जब इस वे में आप पढ़ते हो तो आप दूसरों को भी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। उम्मीद है कि बातों को आप समझ लोगे कि अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने कहा था कि ये जो चैप्टर आपके सामने है, जो कोई भी चैप्टर हो, जिस चैप्टर में बल संरक्षी होगा, है ना, चाहे वो प्रत्यानयन बल हो, चाहे वो विद्युत बल हो, चाहे वो चुंबकीय बल हो, है ना, चाहे वो प्रत्यास्थ बल हो, ये जो भी बल आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे बल कैसे हैं, संरक्षी हैं। और हमने कहा संरक्षी बल के प्रभाव में जो किया गया कार्य होता है उसका डिपोजिशन होता है, उसका संचय होता है, वो डिपोजिट होता है, ठीक है ना। जो जमा हुआ वो स्थितिज ऊर्जा भी जो है पैदा करेगा, विभव भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो विभव भी पैदा होगा, है ना, और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, क्रिएट होगी। तो वहां पर आपको अगर बल संरक्षी है किसी भी चैप्टर में, तो आपको ऐसे टॉपिक जनरेट हो जाते हैं आपके, इन टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ता है ना, इन दो टॉपिक स्पेशली, ठीक है ना, जो स्थितिज ऊर्जा है और आपके सामने जो क्या है, विभव है ना। और फिर हमने कहा था अगर बल ए संरक्षी है ना, तो फिर ए संरक्षी का मतलब जैसे स्यान हो गया, घर्षण हो गया, ये जो बल आपके सामने है ये बल ए संरक्षी नेचर के होते हैं ना। अगर ये बल चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप इन दो टॉपिकों से बिल्कुल क्या हो, फ्री हो, है ना। आपको इन दोनों टॉपिकों को नहीं पढ़ना रहेगा, चाहे वो विभव आपके सामने हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, इन दो टॉपिक से आपसे क्या हो, फ्री हो, आप मुक्त हो, ठीक है। कोई टेंशन आपको नहीं होगी फिर इनको पढ़ना है, क्योंकि इनके प्रभाव में किए गए कार्य का डिपोजिशन नहीं होता, डिपोजिट नहीं होता, जो जमे नहीं वो स्थितिज ऊर्जा भी क्रिएट नहीं कर सके, और वो विभव भी जो है डेवलप नहीं कर सकेंगे, विभव भी पैदा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात आप समझ रहे होंगे, है ना। तो मैं यही कहता हूं कि जो पहला सेशन होता है उसमें पूरी जान झोंक दी जाती है, पहले सेशन में पूरी जान झोंक दी जाती है कि उस चैप्टर को लेकर के आपके अंदर एक प्रकार की थॉट डेवलप करने की पूरी कोशिश करी जाती है कि आप थॉट आपके अंदर क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। तो अपना यही कोशिश रहती है। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर को अपन जो चलाएंगे वो विभव अपन पढ़ेंगे, फिर अपन स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, और फिर लास्ट ही लास्ट अपन के सामने एक जो है धारिता है ना, और धारिता से फिर आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है ना जिसको अपन संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर अपन बोलते हैं, और इसके आने से किस प्रकार से क्रांति आपके सामने आई है, ठीक है ना। यानी ये जो मानव जगत, जो ये जगत आप देख रहे हो, ठीक है ना, इसमें किस प्रकार से क्रांति आई हुई है, किसके आ जाने से, संधारित्र के, कैपेसिटर के आ जाने से, वो आपको भी जानने को मिलेगा। तो वो तमाम रहस्यमयी चीजें आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। बस जुड़े रहें, देखते रहें, आपको एंजॉय मिलता रहेगा। फिजिक्स आपके कदमों में होगी, फिजिक्स आपको आने लगेगी, फिजिक्स आप समझोगे, फिजिक्स को फील करोगे, फिजिक्स से आपका अफेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इसी वे में, जिस वे में आप इस समय जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से आप सेशन को वॉच करते हैं। तो बढ़ते हैं अपन सेशन को, और आज अपन जो अपन का मोटिव है वो विभव है, और विभव को अपन आज से कंटिन्यू कर देते हैं। इसका आपको हर बारी, हर चीज आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करी जाएगी, है ना।
स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लास्ट आपने देखा भी होगा, ठीक है, और आपको बताने की भी कोशिश करी गई। लगा देता हूं सीधे हेडिंग। हेडिंग हमारे पास जो है विद्युत विभव, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डिस्कस अपन इस पे करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्या है विभव, क्या है, कैसे विभव को हम कैसे समझे, विभव को हम कैसे समझे, विभव को हम कैसे फील करें, क्यों जरूरी है विभव, विभव को पढ़ना क्यों जरूरी है, विभव कैसे आया, क्या काम है इसका। तो ये कुछ सवाल हैं, इन सवालात के जवाब अब आपके सामने यहाँ पर लाए जाएंगे, है ना। क्यों विभव हमें क्यों पढ़ना है, क्या है विभव, कैसे आया, ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। उन सवालों के जवाब आपके सामने लाए जा रहे हैं, है ना। तो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं इसका भौतिक महत्व, अभी सब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है ये, है ना। तो मैं हेडिंग लगाता हूं भौतिक विभव का क्या इंपॉर्टेंस है, विभव का अपनी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो अभी आपको सारा आइडिया लग जाएगा। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो ये समान जल पात्र हैं आपके सामने, एक चौड़ा है आपके सामने और एक जो है आपके सामने सकरा है, वो आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, आप देख लो। और इसमें जल सकरे जल पात्र में आप देखें, ये है जल स्तर की ऊंचाई, इसको अपन बोल देते हैं H2, है ना। और इसमें भी, इसमें देख लो, इसमें जल स्तर की ऊंचाई को अपन क्या बोलते हैं H1। हर बात को आप समझने की पूरी कोशिश करना। असमान जल पात्र है ना, ए बी, ठीक है, ये सकरा है और ये थोड़ा सा चौड़ा जल पात्र, ठीक है। इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है और इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कम है। ये जो सकरा जल पात्र है इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है, नीचे की ओर एरो दिखाई जा रहा है, और इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ए में क्या है आपके सामने ज्यादा है। अब आपके सामने एक सवाल, सवाल ये, जल का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा, आपके सामने ये सवाल आपके सामने है, ठीक है ना। कौन सा सवाल है कि जल का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, ठीक है ना। इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ए में ज्यादा है, इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ए के कंपैरिजन में कम है। अब आपके सामने सवाल है कि जल का प्रवाह ए से बी होगा या बी से ए होगा। अब आप सोच के सोचिए, आपकी आईक्यू क्या कहती है, आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। क्या जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर करता है, क्या जल का प्रवाह, क्या जल का प्रवाह, जल के प्रवाह की जो दिशा है वो जल की मात्रा पर निर्भर करता है, क्या जल के प्रवाह। अब एक चीज ये भी है तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, H2 जो है वो H1 से क्या है, H1 से ज्यादा है, H2 है ना, H2 हमारे पास क्या है, ज्यादा है, राइट। ध्यान से देखिए, H2 हमारे पास क्या है, ज्यादा है, और H1 जो है हमारे पास क्या है, हम वो आप देख रहे हो, हाइट क्या है, H2 की क्या है, ज्यादा है, और H1 की क्या है। हमने ये पूछा क्या जल के प्रवाह की ये दिशा जल की मात्रा पर निर्भर करता है, आपका जवाब क्या है, यस और नो। आपका जवाब
सोच रहे होगे इसमें जल ज्यादा है तो जल का प्रवाह ए से बी में होना चाहिए, आपका ये हो सकता है आपका दिमाग कहता हो, लेकिन ये सवाल, इस सवाल का जो जवाब है वो है ना, 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 नहीं। जल के प्रवाह की जो दिशा है वो ए से बी नहीं, यानी जल के प्रवाह की दिशा जल की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रही। अच्छा, क्या ऊंचाई पर निर्भर करता है? आपका जवाब होगा हाँ, हाँ, हाँ। आपका जवाब होगा क्या? जल का प्रवाह जल की जल स्तर की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, यानी एच पर क्या है, डिपेंडेंट है, यानी जल का प्रवाह जल स्तर की ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी जो जल स्तर ऊंचाई पर है और जो जल स्तर नीचे की ओर है, जल का प्रवाह उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर होता है, यानी ऊंचाई जहां ज्यादा है वहां से जल का प्रवाह जहां ऊंचाई कम है उस ओर होता है। ये आपका अनुभव भी कहता होगा और ये लॉजिक भी है, ये आपने देखा होगा। घरों में जो टंकियां लगाई जाती हैं वो क्यों छत पे अपन लगाते हैं, क्यों हाइट पे लगाते हैं, क्यों ऊंचाई पे लगाते हैं? कारण कारण साफ है कि जल का प्रवाह आपको पता है कि उच्च से निम्न की ओर होता है, यानी उच्च से निम्न की ओर होता है। बात क्लियर है, स्पष्ट है? कैसे बता पा रहे हो, क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो आपने इसको जानने के लिए आपने 11th क्लास में जब आप पृष्ठ तनाव, श्यानता वगैरह टॉपिक आपने जब पढ़ा होगा तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा तरल दाब, भौतिक राशि तरल दाब। भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार रो जी एच, तरल दाब P इक्वल टू रो जी एच होता है, ठीक है ना, यानी तरल दाब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, यानी हाइट ज्यादा तो तरल दाब ज्यादा। तरल दाब यानी तरल के द्वारा लगाया गया दाब, तो यहाँ पर हाइट ज्यादा है तो तरल क्या करेगा, ज्यादा दाब लगाएगा, तो ये ज्यादा दाब लगाएगा तो पानी किधर से किधर जाएगा, बी से ए की तरफ क्या करेगा, चला जाएगा। ये आपको भौतिक राशि तरल दाब आपको क्या करता है, बताता है, ठीक है ना। भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार जल का प्रवाह उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर होता है, सिंपल है ना। तो जल की प्रवाह की ये दिशा जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जल की प्रवाह की दिशा जानने के लिए आपको भौतिक राशि तरल दाब का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार जल का प्रवाह उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर होता है। वो क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत बताओ, ये आपका लॉजिक कहता होगा। अब देखिए, आप सोचे है ना, टंकियां अपन क्यों लगाते हैं आसमान में? आसमान का मतलब छतों पे क्यों लगाते हैं अपन, जमीन से क्यों नहीं, जमीन से क्यों नहीं ले जाते? जमीन से फिर हमें मोटर लगाना पड़ता है उसको वहां भेजने के लिए, और वहां से डायरेक्टली आता है। तो ये इसको नहीं जोड़ना कि आप नीचे से भी हम भेज देते हैं मोटर से, तो वो अलग मैटर, मोटर लगाया है ना, वहां पर मोटर नहीं लगाया, वहां तो सीधे आ रहा है नीचे, है ना। अपने आप में बोलना होता है ना, नेचुरली आपको क्या करना है, सोचना है, ठीक है ना। मोटर लगा के तो फिर नहीं सोचोगे मोटर लगा के हम भेज दिए, है ना, तो हमको समझो जय नहीं, हम नीचे से भेज देते हैं ऊपर, है ना, कह देना, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि आपको उदाहरण नंबर 1 अभी आपको मैं विभव तक क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, जल के प्रवाह की दिशा जानने के लिए भौतिक राशि तरल दाब का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार जल का प्रवाह उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर होता है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2, दो उष्ण गर्म उष्मीय आपके सामने दो वस्तुएं हैं आपके सामने, ये दो, मान लो दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी। आकार बराबर नहीं है, बन जाता है फ्लो में वो अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन इन वस्तुओं के आकार बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों वस्तु आपके सामने ए और क्या है, बी है ना। और इसमें लिख लो, इसमें लिख लिया 100 कैलोरी, 100 कैलोरी इसमें और इसमें 200 कैलोरी उसमें है। दो उष्म वस्तुएं हैं, उष्ण है, उष्ण है, उष्मीय है, गर्म है ना। तो ये दो आपके सामने वस्तुएं हैं, है ना। और ए और बी, एक पे 100 कैलोरी इसमें है और बी पे जो है वो 200 कैलोरी इसमें है।
अब इन दोनों को क्या करा जाता है, संपर्क में लाया जाता है। चलो इन दोनों वस्तुओं को अपन ने क्या करा, संपर्क में लेकर के आए। जब इन दोनों वस्तुओं का अपन संपर्क में लाते हैं तो आपसे सवाल, उष्मा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा। जैसे दो उष्म वस्तुएं हैं ए और बी, आपसे सवाल कि इन उष्म वस्तुओं को जब अपन संपर्क में लेकर के आते हैं तो उष्मा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा। आपका जवाब, आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, और आपका दिमाग यही कहता है, आप खटाक से बोलोगे कि उष्मा का प्रवाह बी से ए होगा, क्योंकि इसमें उष्मा की मात्रा 200 कैलोरी है और ए में उष्मा की मात्रा 100 कैलोरी है। जब बी में उष्मा की मात्रा 200 कैलोरी है जो कि ज्यादा है, और ए में उष्मा की मात्रा 100 कैलोरी है जो कि बी से कम है, स्वाभाविक है उष्मा का प्रवाह बी से ए होगा। आपका ये लॉजिक कहता है, लेकिन आपका ये लॉजिक सरासर गलत है, आपका ये लॉजिक सरासर गलत है। आप यहां पर फेल हो चुके हैं, आपका ये लॉजिक काम नहीं करेगा। राइट, उष्मा का प्रवाह उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, सेम जैसे जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। जबकि जल की प्रवाह की दिशा जानने के लिए भौतिक राशि तरल दाब का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार जल का प्रवाह उच्च जलस्तर से निम्न जलस्तर की ओर होता है। सेम उसी तरीके से दो उष्म वस्तुएं, दो उष्ण वस्तुएं, दो उष्मीय, दो गर्म वस्तुएं जब अपन संपर्क में लाते हैं तो उष्मा का प्रवाह उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उष्मा के प्रवाह की दिशा जानने के लिए भौतिक राशि ताप का ज्ञान होना आवश्यक है। टेम्परेचर, आपको अगर जानना है कि उष्मा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, भौतिक राशि ताप, उसको अपन टेम्परेचर बोलते हैं ना। ये देखो भौतिक राशि टेम्परेचर यानी ताप का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक राशि ताप के अनुसार उष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है ना। उष्मा का प्रवाह उष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। नहीं सोचो 200 कैलोरी है 100 कैलोरी है, ये आपको लगता होगा क्या कि उष्मा का प्रवाह बी से ए होगा, बी से ए होगा, तो गलत सोच रहे हैं आप, आपकी सोच गलत है, आपने समझा ही नहीं, है ना। उष्मा का प्रवाह जानने के लिए आपको भौतिक राशि ताप आपको पढ़ना पड़ेगा। भौतिक राशि ताप के अनुसार उष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। राइट, चलो बहुत बढ़िया। यानी अगर हमने कहा यहाँ पर टेम्परेचर, अगर हमने कहा 20 कैलोरी है ना, और यहाँ पर हमने कह दिया कि टेम्परेचर जो है 40 कैलोरी है। अब आप साफ है कि उष्मा का प्रवाह किधर किस ओर से किस ओर होगा, उष्मा का प्रवाह कैसे होगा, क्योंकि ये 20 कैलोरी है, ये क्या 40 कैलोरी है, तो ये उच्च, इसका ताप उच्च है इस वाली वस्तु का, इस वस्तु का ताप क्या है निम्न है, तो उष्मा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। लेकिन अगर हमने कह दिया 20 कैलोरी इस तरफ, 40 कैलोरी इस तरफ, अब बताओ उष्मा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा। अब उष्मा का प्रवाह कैसे होगा, ए से बी होगा, ऐसा होगा ए से बी होगा, क्योंकि अब भले ही 100 कैलोरी यहाँ पर है लेकिन जो ताप है वो इसका 40 कैलोरी है, बी का जो ताप है वो 20 कैलोरी पे है। इसका मतलब उष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। अब देख लो इनके जो है क्या बोलते हैं, उष्मा का मान जो है भले ही चाहे कम है लेकिन उष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है। राइट, तो बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अभी अपन जोड़ देंगे। अब आप सीधे पहुंचते हैं कहां, विभव की तरफ। अब अपन क्या पढ़ते हैं, विभव, ठीक है ना। मैं आपको वहीं पर सीधे क्या करता हूं, ये पहुंचाने का अपना तरीका है ना। देखो हर टीचर की अपनी अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बुक्स को पढ़ता है, समझता है, अपने अपनी अपने विचार को डेवलप करता है ना, और फिर आपके सामने वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और अपनी चीजों को आपसे रूबरू करवाता है ना, जो भी उसके सामने होता है उस मैटर को वो रूबरू करवाता है ना। तो अब देखो कई बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं ना, क्योंकि उनका टीचिंग स्टाइल है ना, उनका बताने का नजरिया, बताने का तरीका, उनका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हर आपको डिफरेंट लगता है, यूनिक लगता है ना। और कई बार आप उसी टीचर्स को देखते हो है ना कि उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो और आपको बोरिंग लगता है ना। तो सबका अपना तरीका होता है ना, कोई टीचर अच्छा खराब नहीं होता, ठीक है ना। बस सबका अपना बताने का तरीका, सबको सबका चीजों को प्रेजेंट करने का जो उसका तरीका होता है वो डिफरेंट होता है ना। कई बार एक ही सब्जेक्ट के टीचर आपको अच्छे और खराब लग सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बस जस्ट बिकॉज कि उनका अपना क्या होता है, तरीका होता है बताने का, कैसे बताते हैं, ठीक है ना। चलो, तो मेरा टीचर सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपके सामने विवो की तरफ, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, विवो की तरफ क्या करते हैं चल जाते हैं। थोड़ा सा लाइट वाला से बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अपन चलते हैं।
अब हमारे पास दो आवेशित वस्तुएं हैं, ए बी। इस पे है 20 माइक्रोकूलम, इस पे है 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, दो आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु ए है जिस पर 20 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक आवेशित वस्तु बी है जिस पर 40 माइक्रोकूलम का आवेश है। आपसे कहा जा रहा है कि इनको जब अपन संपर्क में लाते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा। क्या सवाल है? इनको संपर्क में जब लाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, ए से बी होगा या फिर बी से ए होगा। तो जैसे दो एग्जांपल में अपन ने पढ़ा भी कि जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, जबकि जल की प्रवाह की दिशा जानने के लिए आपको भौतिक राशि तरल दाब का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक राशि तरल दाब के अनुसार ऊष्मा का जल का प्रवाह उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर होता है। ठीक, इसी तरीके से जब दो गर्म उष्मी वस्तुओं को अपन संपर्क में लाते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जानने के लिए भौतिक राशि ताप का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक राशि ताप के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और ये ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप बराबर नहीं हो जाते, है ना। जब दोनों वस्तुओं के ताप बराबर हो जाएंगे फिर ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है ना। सेम दो एग्जाम्पल की भांति आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। दो आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने पर आवेश के प्रवाह की दिशा आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आवेश के प्रवाह की दिशा जानने के लिए जैसे दो एग्जाम्पल की भांति आपको यहाँ पर भी भौतिक राशि का एक अध्ययन करना पड़ेगा और उस भौतिक राशि का नाम है विभव। क्या नाम है? उस भौतिक राशि का नाम है विभव। पोटेंशियल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना, देखो मैं वहां से जोड़ दिया हूं आपको, विभव, है ना। यानी दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के लिए भौतिक राशि क्या है? वो भौतिक राशि का नाम है विभव। अब थोड़ी सी दिमाग में आपकी खलबली बची होगी, है ना। अब मेन मुद्दे पे तो अब आए हैं, ठीक है, मेन मुद्दे पे तो आए हैं ना, कि अगर आपके सामने आवेशित वस्तुएं हैं दो और आपसे अगर इस तरीके से जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका लॉजिक ये है कि आवेश पूरा बी से ए होगा, क्योंकि ये 40 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम इसका पूरा बी से ए होना चाहिए, लेकिन गलत है। जैसे दो एग्जांपल की आपने पढ़ा था कि आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं कर, सॉरी वहां पर जो है कहीं पर जल की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा था, कहीं पर जो है उष्मा के मान पर निर्भर नहीं कर रहा था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आवेश के प्रवाह की आवेश का जो प्रवाह की दिशा है वो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आवेश के प्रवाह की दिशा को जानने के लिए भौतिक राशि विभव का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक राशि विभव के अनुसार आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। यानी धन आवेश का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, जबकि ऋण आवेश का प्रवाह निम्न से उच्च की ओर होता है। ये भी आपको याद रख सकते हो, ठीक है ना, कि धन आवेश का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर, जबकि ऋण आवेश का प्रवाह निम्न से उच्च की ओर होता है। तो अब यह याद रखना कि विभव का काम क्या है? विभव का नाम है आवेशित वस्तुओं के मध्य, है ना, आवेश के प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करता है? तो आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश की प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करता है? विभव निर्धारित करता है ना। सिंपल है, ठीक है। और जब विभव बराबर हो जाते हैं दोनों वस्तुओं के तो फिर आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। यानी समान विभव पर आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। यानी समान अगर वस्तुएं क्या होंगी, समान विभव पर हैं तो समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है ना। तो आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने पर आवेश का प्रवाह
आवेश की, है ना, विभव निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? विभव निर्धारित करता है। तो विभव की सिंपल सी डेफिनेशन आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। कोई पूछे विभव क्या है? विभव क्या है? आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि विभव कहलाती है। तो बोलने के तरीके हैं, आप कैसे भी किसी भी चीज को बता सकते हो, ठीक है ना। अभी तमाम परिभाषाएं आपके सामने विभव की लाई जाएगी, लेकिन एक तो परिभाषा आपके सामने यहाँ पर ये भी है कि आवेश की प्रवाह कौन निर्धारित करता है? आवेश की प्रवाह की दिशा वो भौतिक राशि विभव क्या करता है? जैसे ये है V बराबर 40 वोल्ट और हमने कहा V बराबर 50 वोल्ट। तो अब विभव का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा? 50 से 40 की ओर होगा, यानी B से A की ओर होगा, है ना। अगर ये 50 हो गया तो फिर इस ओर से A से B की ओर होता है, ठीक है ना। यानी धन आवेश उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर क्या होता है? निम्न से उच्च की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर धन आवेश उच्च विभव से निम्न ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है ना। तो ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है ना। और आवेश का प्रवाह दो आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने से आवेश का ये प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव बराबर नहीं हो जाते, है ना। दो आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने पर आवेश का ये प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव बराबर नहीं हो जाते, है ना, नहीं हो जाते, है ना। समान विभव समान पर आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है ना। तो समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, वीडियो प्रॉपर चल रही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता। अब आपके सामने ऐसे तमाम एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता, यानी आप कितने ही वोल्टेज पे बैठ जाएं, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 100 करोड़, आप कितने ही वोल्टेज पे बैठ जाएं, लेकिन अगर आपकी पूरी बॉडी समान विभव पर है तो आपका जरा भी बाल बांका होने वाला नहीं है, जरा भी आपका बाल बांका होने वाला नहीं है जब आपकी पूरी बॉडी समान विभव पर है। क्योंकि जब आपकी पूरी बॉडी समान विभव पर है तो
आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो धारा उत्पत्ति नहीं होगी, और धारा उत्पत्ति नहीं होगी तो उष्मा उत्पन्न नहीं होगी, और उष्मा उत्पन्न नहीं होगी तो आप जलेंगे बढ़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल जलेंगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना, सिंपल है ना। तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा जब आप समान विभव पर है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि एक पल के लिए भी विभव का अंतर नहीं होना चाहिए, एक पल के लिए भी विभव का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। समान विभव पर आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार जो है मोर के साथ है ना, या फिर जो बंदर होते हैं उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती है। लेकिन आप जो पक्षियां देखते होंगे, पक्षियां चलती लाइनों पे बैठी रहती हैं, आपने देखा जो पक्षियां होती हैं वो चलती लाइनों पे क्या होती है, बैठी रहती है। आप सोचा होगा ना, कभी आपने सोचा है कि इनके साथ कुछ नहीं होता, आराम से वो बैठी रहती है, आपने देखा भी होगा है ना, क्या कभी सोचा है इसके पीछे क्यों? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी समान विभव पर है, और समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता, और आवेश के प्रवाह को ही अपन क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और जब धारा उत्पन्न नहीं हुई तो उष्मा उत्पन्न नहीं हुई, उष्मा उत्पन्न नहीं हुई तो आप जलेंगे बढ़ेंगे नहीं। तो वो समान विभव पर उनकी पूरी बॉडी होती है। जो पक्षी होती है उनका क्या होता है, समान विभव पर होती है, इस समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए पक्षियां पूरी तरीके से, इसलिए आप देख लो पक्षियां पूरी तरीके से सेफ होती है, उनका कुछ भी बाल विभाग का नहीं होता पक्षियों का। बंदरों, मोर, इनके साथ कभी अनहोनी हो जाती है, क्योंकि एक साथ ये दो तारों के संपर्क में आ जाते हैं, एक साथ दो तारों के संपर्क में आ जाता है तो विभव क्रिएट हो जाता है ना, और विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। विभव में अंतर उत्पन्न हो गया तो आवेश बहेगा, आवेश चलेगा तो धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी तो उष्मा उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी तो आप जल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन अब अगर आप दो तारों के संपर्क में भी हैं, लेकिन अगर आप समान विभव पे हैं, तब भी आपका बाल विवाह का होने वाला नहीं है ना। तो कई बार बंदरों के साथ धोखा हो जाता है, गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूं, जैसे आप आसमान से गिरे और हाइट से मरे वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप ऊपर से गिरे और आपने तार को पकड़ लिया, दोनों तारों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, है ना, पूरी बॉडी है ना, तारों के से पकड़ लिया तो आप बच जाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी क्या है, समान विभव पर है। आपने दोनों तारों को क्या कर रखा है, आपने पकड़ रखा है तारों को, ठीक है ना, ऊपर से गिरे हैं आप, ठीक है ना। हाइट से मरे वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपने तार को क्या रखा है, इसे पकड़ रखा है ना, तो आपकी पूरी बॉडी समान विभव पर है, और समान विभव पर आप जानते हो आवेश का प्रवाह नहीं होता, आप पूरी तरीके से क्या है, सेफ हैं। अमेरिका वगैरह में चलतू लाइन, जो चलती लाइनें होती हैं उनको अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इनको पता होता है ना, कि समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता, ठीक है ना। बाई हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, वहां पर जो अमेरिका वगैरह में वहां जो चालू लाइनें होती हैं उसको अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे सैकड़ों एग्जांपल आपके सामने हैं, ऐसे क्या है, पशु पक्षियों का आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आप जैसे ट्रेन पे हैं, ट्रेन पे आप आपने पैर रखा हुआ है ट्रेन पे, ठीक है, और ऐसे आप तार को ऊपर वाला वायर, आप इलेक्ट्रिक वायर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचे उचक के पकड़ ले, ट्रेन को उचक करके सब पकड़ ले, है ना, तो आप लटक जाएंगे, तो जब आप लटक जाएंगे तो आपकी जान वहां पर क्या हो सकती है, बच जाएगी, ठीक ना। कि आपकी पूरी बॉडी, इस बार उचक करके पकड़े हो तो पूरी बॉडी आपकी क्या, समान विभव पर है, और समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी। लेकिन अगर आप टच में है, पैर आपका टच कर रहा है तो टच वो नीचे की ओर टच हो रहा है ना, सारा कुछ नीचे की ओर है ना, धरती से, है ना, तो सब इसमें विभव क्रिएट हो जाता है फिर, ठीक है ना। और जब विभव क्रिएट हो जाएगा, विभव में अंतर उत्पन्न है, मतलब विभव में डिफरेंस पैदा हो जाता है, विभव में डिफरेंस पैदा हो जाएगा, फिर आपकी डेथ वहां पर बिल्कुल निश्चित हो, है ना। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल यानी आप याद रखें कि समान विभव पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, राइट। तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पर लगेगी। आवेश की प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करता है, तो आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली चीज आपके सामने कौन है, विभव है। तो विभव क्या करता है, आवेश की प्रवाह को क्या करता है, दिशा को निर्धारित करता है। मैं अंग्रेज करता हूँ, है ना, और कुछ बातें और धन आवेशित पिंड के विभव को धन विभव व ऋण आवेशित पिंड के विभव को ऋण विभव कहा जाता है। तो धन आवेशित पिंड के विभव को क्या कहते हैं, अपन धन विभव कहते हैं, और ऋण आवेशित पिंड के विभव को ऋण विभव कहा जाता है ना। धन आवेशित पिंड के धन विभव व ऋण आवेशित
ऋण विभव, ऋण विभव कहा जाता है ना। तो यानी ये बात आप यहां पर याद रखें कि विभव के जो सूत्र आएंगे उसमें आदेश को चिन्ह सहित रखना है। जब आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था लास्ट चैप्टर, उसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं थी। हमने कहा था प्लस है तब भी प्लस रखो, माइनस है तब भी प्लस आपको क्या करना रखना है। विद्युत क्षेत्र में कहीं कोई बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि अगर विभव के फॉर्मूले आपके सामने है तो आपको आदेश को चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आदेश को चिन्ह सहित रखना पड़ेगा, राइट। तो आदेश को आपको कैसे रखना है, चिन्ह सहित आपको क्या करना है, रखना है, राइट। अब धन व ऋण किसके संदर्भ में हम कैसे निर्धारित करें कि ये धन विभव है ये ऋण विभव है, किसके संदर्भ में, यानी कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो धन व ऋण विभव के निर्धारण के लिए स्टैंडर्ड के रूप में, मानक के रूप में पृथ्वी को चुना गया है। ये बात आपको हो सकता है उड़ लगे, क्या अपन बोल दिए, ठीक है ना। अपन ने कहा कि अपन कैसे जाने किस वस्तु पर धन विभव, इस वस्तु पर ऋण विभव, कैसे निर्धारित करोगे। तो धन व ऋण विभव के निर्धारण के लिए किसको चुना गया है, स्टैंडर्ड के तौर पे, मानक के तौर पे। अरे किसी न किसी को तो मानक बनाना पड़ेगा, किसी न किसी तो मानक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानक के तौर पे किसको चुना गया है, पृथ्वी को चुना गया है। किसको चुना गया है, पृथ्वी को। जैसे आप हर रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो, वहां पर लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे, वहां पर लिखा रहता है। लाइट वाला थोड़ा इशू आ रहा है, बस अभी थोड़ा देर और सेशन लेते हैं, फिर इसको अपन क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा कि हर रेलवे स्टेशन में लिखा है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे, यानी वहां पर ऊंचाई का निर्धारण किससे हो रहा है, समुद्र तल से। समुद्र तल से ऊंचाई का निर्धारण किससे हो रहा है, समुद्र तल से। और यहाँ पर विभव का निर्धारण किससे अपन कर रहे हैं, जैसे वहां पर स्टैंडर्ड किसको चुना गया है, समुद्र तल को चुना गया है, वैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड किसको चुना गया है, यानी इस पृथ्वी से अपन किसी वस्तु के धन व ऋण विभव को अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस वस्तु पर धन, इस वस्तु पर ऋण, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर निर्धारण किससे करेंगे, इस पृथ्वी से करेंगे, ठीक है, राइट। चलो, तो ये चीज मैंने आपको क्या कर दी, बता दी। अब धन और ऋण का निर्धारण कैसे होगा, ठीक है। जैसे अपन ने कहा ये कोई मान लो वस्तु है, ठीक है। यदि आवेश का प्रवाह, यदि आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर होता है, यदि आवेश का प्रवाह, यदि धन आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर होता है, वह ऋण आवेश का प्रवाह पृथ्वी से पिंड की ओर होता है, तो पिंड के विभव को धन विभव कहा जाता है। पिंड के विभव को अपन क्या बोलेंगे, पिंड के विभव को अपन धन विभव बोलेंगे, है ना। और ये वस्तु कैसी होगी, ये वस्तु आपके सामने क्या होगी, धन आवेशित होगी। इस वस्तु को अपन क्या बोलेंगे, धन आवेशित वस्तु, और इसके विभव को अपन क्या बोलेंगे, धन विभव बोलेंगे। तो यदि आवेशित वस्तु को अपन पृथ्वी के संपर्क में लेकर के आते हैं, और यदि आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर होता है, पृथ्वी का परिचय आपको पता होगा, पृथ्वी क्या है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, पृथ्वी अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है, विशाल प्राकृतिक चालक है, ये आपको पता होगा ना। तो अनंत धारिता का धारिता कैसी, इसकी अनंत है, विशाल प्राकृतिक चालक है। तो अगर हम पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लेकर के आते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो यदि धन आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर होता है ना, धन आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा, पृथ्वी की ओर होगा, और ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह अगर जो है पृथ्वी से पिंड की ओर होता है, तो पिंड के विभव को धन विभव कहा जाता है। पिंड के विभव को अपन क्या बोलते हैं, धन विभव बोलते हैं। और यदि पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लेकर के आते हैं, तो कैसे भी आप बोलो, अगर धन आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर होता है, तो पिंड के विभव को धन विभव कहा जाता है। पिंड के विभव को अपन क्या बोलेंगे, धन विभव बोलेंगे, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर यदि धन आवेश का प्रवाह है ना, किस ओर से किस ओर होता है, पृथ्वी से पिंड की ओर होता है, और ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह कैसे होता है, अगर ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह अगर पिंड से पृथ्वी की ओर होता है, तो फिर पिंड के विभव को ऋण विभव कहा जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। धन आवेश का प्रवाह अगर पिंड से पृथ्वी को, अगर आप किसी पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लेकर के आए, तो धन आवेश का प्रवाह अगर पिंड से पृथ्वी की ओर हो रहा है, तो आप समझ लें पिंड का विभव क्या है, धन विभव है, ठीक है ना। और अगर आप पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लेकर के आए और
ऋण आवेश का प्रवाह पिंड से पृथ्वी की ओर हो रहा है तो पिंड के विभव को ऋण विभव कहा जाता है। या अगर आप पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लेकर के आते हैं, धन आवेश का प्रवाह पृथ्वी से पिंड की ओर होता है तो पिंड के विभव को ऋण विभव कहा जाता है ना। तो उम्मीद है कि बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है अब थोड़ी सी डिस्कशन और है, जल्द आपसे रूबरू होंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करे रहें, जुड़े रहें, ठीक है ना। देखते रहें। थैंक यू।